हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो प्रॉपर्टीज सीखने का क्या बेनिफिट है कि जो फर्दर एक्सरसाइज है आपकी 4.2 उस पे जो उसमें जो क्वेश्चंस गिवन है, अगर उसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज हम लोग डील करेंगे तो वो क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी क्विकली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर हम लोग उसमें प्रॉपर्टीज के बिना अप्लाई किए हुए सॉल्व करने बैठेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा और पता चलेगा कि वो क्वेश्चंस भी लास्टली सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसी के लिए क्या बनाई गई है कि कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। लेट्स सी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट। पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो ये है कि इफ आई एम राइटिंग ओवर हियर, इफ any row or column, any row or columns, any rows लिख लीजिए, any rows or columns are interchanged, then the value of new determinants, न्यू डिटर्मिनेंट्स मतलब जो चेंज करने के बाद जो मिलेगा, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट्स, यू कैन से ओरिजिनल वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट्स इज रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अभी नहीं समझ में आएगा, जैसे ही मैं एक एग्जांपल लूंगी इट विल मेक योर सेंस मोर क्लियर। देखिए क्या होगा, इफ एनी रोज का मतलब कोई भी रोज, ठीक है, एनी रोज एनी वर्ड ही हटा दीजिए, इफ रोज एंड कॉलम्स लेके चलते हैं, ठीक है। इफ रोज और कॉलम्स यानी किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी डिटर्मिनेंट का रोज और कॉलम्स दोनों को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उस केस में जो नया डिटर्मिनेंट होगा, यहां मैंने क्या लिखा हुआ है देखिए, न्यू डिटर्मिनेंट इज रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो नया डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कैसे देखते हैं, कैसे नहीं चेंज आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये इज मैट्रिक्स ए, एक मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया ए डिटर्मिनेंट, ओके। इसके अंदर जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। इस मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये है। और मैंने क्या कहा है, जो चेंज होके जो मिलेगा आफ्टर चेंजिंग, जो चेंज किया है मैंने, चेंज मैंने ये डाला है कि इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, रोज और कॉलम्स यानी सारे रोज को किसमें कन्वर्ट कर दे, अगर मैं कॉलम में चेंज कर दूं तो उस केस में क्या होगा, जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा वो अनचेंज होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ ए का ट्रांसपोज करना मतलब इसके रो को कॉलम में बना देना या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। तो ये जो रो है 1 2 3, इसको मैंने क्या लिख दिया कॉलम वाइज, इस रो को भी 4 5 6 को भी कॉलम में अरेंज कर दिया और इस रो को भी मैंने क्या किया कॉलम वाइज अरेंज कर लिया। तो इस केस में जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा सेम रिजल्ट इसका भी आएगा, ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी सेम ही होगा। तो हुआ क्या, ए मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट निकाला और उसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट निकाला, दोनों केस में जो रिजल्ट आया क्या आया, इक्वल रिजल्ट आया। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या करना होगा कि अगर आप चेंजेस ला रहे हैं, इस तरीके से चेंजेस ला रहे हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां जो डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों ही केस में क्या होता है, इक्वल आएगा, ठीक है। वहां पर कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, सेकेंड प्रॉपर्टी में कहता है इफ एनी टू रोज, ज्यादा डिफरेंस नहीं है फर्स्ट और सेकेंड में, बी केयरफुल, इफ एनी टू रोज, कोई भी दो रोज या कॉलम्स, कोई भी दो रो या कॉलम्स को अगर मैं क्या करती हूं, आर इंटरचेंज, समझे, मैंने ऑल रोज को नहीं किया, सारी रोज और सारी कॉलम्स को नहीं किया, किसको किया, टू रोज और टू कॉलम्स, यानी कि या तो दो रो को या तो दो कॉलम्स को जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे दो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, वो तो रिटेन करेगा आपको सेम वैल्यू को। रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट्स जो होगा गिव हमें कैसी वैल्यू देगा, गिव्स अस एब्सोल्यूट वैल्यू, बट
साइन चेंज्ड के साथ, बट इट्स साइन चेंज्ड कैसे होगा देखिए, इट्स साइन चेंज्ड। ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी, अब ज्यादा बेटर क्लियर होगी। इसके लिए भी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया, उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? इसमें क्या कहा है इसने, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, कोई भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को जैसे आप उसकी पोजीशन से बदलकर दूसरी जगह शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, इसमें क्या चेंजेस लिया, इसमें मैंने जो चेंजेस लिया, ये 4 5 6 को मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। 4 5 6 को ऊपर लिख दिया और 1 2 3 को नीचे लिखा। जैसे ही मैंने ये चेंज कराया तो इस केस में मुझे क्या डिटर्मिनेंट मिलेगा, देखिए इस केस में जो मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगा नेगेटिव मिल जाएगा। क्यों नेगेटिव मिल गया, इसलिए नेगेटिव मिला बिकॉज मैंने क्या किया, इस रो को उठाया, यहां से 4 5 6 को उठा के कहां पर शिफ्ट करा दिया, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट रो में, और इसको उठा के नीचे लिख दिया। जब मैंने एक रो के साथ ऐसा चेंजेस किया तो मुझे मिला नेगेटिव साइन। क्लियर? और अगर मैं यही चीज बार बार करती रहूंगी तो मुझे बार बार क्या मिलता रहेगा, नेगेटिव साइन मिलता रहेगा। तो इस केस में आपने क्या देखा, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन गिव्स अस एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू तो मुझे वही मिलेगी बट इट्स साइन चेंज, इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर? और फिर क्या करना होगा, जैसे ही आप अगर आप चाहें तो इसको भी शिफ्ट करा दीजिए। दो रो की बात हुई थी ना, तो मैंने तो अभी एक रो को ऊपर नीचे कराया, अब दूसरी रो को कराइए। इसको अगर कराएंगे तो फर्दर क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, 1 2 3 अगेन नीचे, और 7 8 9 ऊपर शिफ्ट हो गया। क्लियर? तो इस केस में आपने क्या देखा कि आप जैसे ही दो रोज को या दो कॉलम्स को उसके प्लेस से उठाकर इंटरचेंज कराते हैं तो जो डिटर्मिनेंट आता है वो कितना हो जाता है, नेगेटिव में आने लगता है। बट इससे बिफोर जो केस था वहां क्या था कि आपने ऑल रोज को, जितनी भी रोज थी सभी रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया था और जब डिटर्मिनेंट निकाला था तो कोई चेंजेस नहीं मिला था। बोथ द केसेस आर सिमिलर, बट इन दिस केस अगर आप दो रो को करते हैं, सारी को नहीं कराकर दो को कराते हैं इंटरचेंज, तो उस केस में क्या मिलता है आपको, नेगेटिव रिजल्ट मिलने लगता है। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर दो रोज या दो कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज विल बी, क्या होगा उस केस में वैल्यू जो होगी डिटर्मिनेंट की वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेट्स सी एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, से ज्यादा बेटर क्लियर हो जाता है एग्जांपल लेने से। एक मैट्रिक्स ए है जिसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रही हूँ। मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। यू कैन सी क्लियरली, क्या आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, दो रो को R1 और R2 बोथ आर इक्वल। R1 और R2 रोज की जितने भी एलिमेंट्स है वो दोनों क्या है, 1 2 3 1 2 3, है ना। एलिमेंट्स क्या है, सेम है ना दोनों रोज में। तो जब कभी ऐसा हो जाए दोनों रोज में एलिमेंट सेम हो जाए या फिर दो कॉलम में एलिमेंट सेम होने लगे, तो उस केस में जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 मिलता है। ठीक है, इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, इफ एनी रो, इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, सेम फॉर द कॉलम के लिए भी यही चीज है। ठीक है, इफ द एलिमेंट्स, मैं किसकी बात कर रही हूँ, एलिमेंट की बात कर रही हूँ। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, बार बार डिटर्मिनेंट ना लिखकर मैं डेल्टा लिख देती हूँ। ठीक है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड with some constant k। ठीक है, मैंने कोई कांस्टेंट k कंसीडर कर लिया और किसी भी रो की एलिमेंट
इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स, किसी भी रो के एलिमेंट्स के साथ उस के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा क्या होगा, देन द न्यू डिटरमिनेंट, नॉट मैट्रिक्स, देन द न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। मतलब समझे, k टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ना लिख के मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या है, k टाइम्स हो जाएगा। और किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, किसी कांस्टेंट k से। किसको, किसी एलिमेंट को, किसी रो के एलिमेंट को किसी k से मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, नया डिटरमिनेंट k टाइम्स हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हियर इज मैट्रिक्स, उसका मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। ओके, इस मैट्रिक्स, इस डिटरमिनेंट को क्या किया मैंने, किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया। क्लियर, मैं किसी को भी करा देती हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कराऊँ उस कांस्टेंट के से, मैंने यहाँ करा दिया। इसके दूसरे एलिमेंट से भी करा दिया। कहाँ करा रही हूँ, R1 में मैं सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा रही हूँ। अगर ये कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा, जो न्यू होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, नया डिटरमिनेंट का जो रिजल्ट होगा वो k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, न्यू डिटरमिनेंट। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, k टाइम्स ऑफ द ओल्ड डिटरमिनेंट। ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स के कितना मल्टीपल हो जाएगा, k टाइम्स मल्टीपल होके आएगा। सिंपली आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या जो मेरा पुराना मैट्रिक्स था उसमें क्या था, मैट्रिक्स के जो मैं डिटरमिनेंट निकालने जा रही थी किससे मल्टीपल था, वो k से था। इसका आपने डिटरमिनेंट निकाला, वो k कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, एनीथिंग। अगर उस k से आप कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करा देते हैं और तब डिटरमिनेंट अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो k जो होगा वो बाहर आ जाएगा और डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करने के बाद k टाइम्स n आ जाएगा। ये n इज व्हाट, n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स का जो आप जो भी मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे होंगे, जिसका भी डिटरमिनेंट निकाल रहे होंगे, वो कितने ऑर्डर का होगा। यहाँ पर तो ऑर्डर दिख रहा है भाई, 3/3 का मैंने लिखा है, तो यहाँ k की पावर कितनी होगी, ऑब्वियसली 3 होगी। कितना रिजल्ट हो जाएगा इसका, k क्यूब a डिटरमिनेंट मिलेगा। इफ सपोज दैट अगर मैट्रिक्स 2/2 की होगी और वहां अगर किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उस केस में क्या मिलेगा, अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 की होगी, फॉर सपोज 2/2 की अगर कोई मैट्रिक्स है, तो उस केस में जो k टाइम्स a डिटरमिनेंट का जो रिजल्ट आएगा k स्क्वायर आ जाएगा। बिकॉज यहाँ 2/2 की कंसीडर करिए मैट्रिक्स, तो पावर कितनी होगी n की, 2 होगी। 2 इंटू k रेज टू पावर 2 इंटू k स्क्वायर a डिटरमिनेंट। यहाँ k क्यूब क्यों हो गया, क्यूबिक क्यों मिला इसको, क्योंकि यहाँ जो मैट्रिक्स लिया था आपने 3/3 का था। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट अंदर मल्टीपल में है वही कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बट क्यूबिक होके मिलेगा अगर 3/3 की होगी। तब अगर 2/2 की होगी तो वही कांस्टेंट जिससे मल्टीपल हुआ है ओरिजिनल मैट्रिक्स में, ओरिजिनल डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट्स में जो कांस्टेंट से मल्टीपल हुआ है वही कांस्टेंट बाहर आएगा, बट पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिकॉज यू आर टेकिंग 2/2 मैट्रिक्स। क्लियर, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Our next property is fifth, if two rows or columns are proportional to each other then the value of new determinant is 0। इसका क्या मतलब हुआ कि कहता है अगर 2 रोज और 2 कॉलम क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक कोई मैट्रिक्स एक अगर मैंने क्या निकाला, डिटरमिनेंट निकाला, लाइक 1 2 3, यहाँ मैंने क्या किया, एक ऐसा मल्टीपल ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने 7 8 एंड 9। यहाँ क्या किया, यहाँ लिख लिया 2 4 एंड 6। इस केस में आपने क्या देखा कि ये जो है क्या है, एलिमेंट R1 और R2 के जो एलिमेंट है वो क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। कैसे, यहाँ पर है 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 4 6। जैसे ही इसको क्या करेंगे, 2 कॉमन आउट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो ये प्रीवियस केस बन गया जहां पर आइडेंटिकल में आपको था 2 रोज क्या होती थी, आइडेंटिकल हो जाती थी, तो वहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती थी।
सिमिलरली यहाँ भी वही चीज है कि अगर ये दो रो, कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम अगर एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, समान अनुपाती, एक समान रेशो में, इक्वल रेशो में क्या करते हैं, अगर डिवाइड लगा देते हैं तो वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में जो न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। या फिर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ए डिटरमिनेंट लिख के 1 2 3 7 8 9 और यहां से जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 2 3। तो इस केस में आपने क्या देखा कि ये जो है दोनों रोज हैं R1 एंड R3 इक्वल हो गया। और अगर ऐसा हो जाता है कि दो रोज आपस में इक्वल हो जाए या दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाती है तो वहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, विच इंप्लाइज दैट 2 into what, 0, you got 0। आपको क्या मिला, इस डिटरमिनेंट का जो नया डिटरमिनेंट था उसका आंसर कितना मिला, 0 मिला। ऐसा कब होगा, या तो दो रोज आइडेंटिकल होंगी या फिर वो दो रोज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 6th इज, 6th प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, इफ 2 rows if elements of rows, if element of a row or columns is added, ठीक है, किसी रो के या कॉलम के एलिमेंट को मैं क्या करने जा रही हूं, एडेड करने जा रही हूं, एडेड विद 1 और 2 और मोर भी बोल सकते हैं, 1 हो गया 2 हो गया या मोर टर्म्स। ठीक है, तो क्या होगा, तो देन जो न्यू डिटरमिनेंट होगा, तो जो न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, द न्यू डिटरमिनेंट एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। क्लियर, नहीं बात समझ में आई होगी। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा और तब आपको चीजें जो होंगी वो और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया ए, उसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स लिख लिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। क्लियर, ये सारे एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स को क्या कह रहा है, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, मतलब समझिए ये जो एलिमेंट है वो किसी रो के होंगे या किसी कॉलम के होंगे, इज एडेड, क्या हो रहा है, एडेड हो रहा है, किसके साथ, विद 1 और 2 और मोर टर्म्स, यानी एक टर्म, 2 टर्म या तीसरी कोई भी टर्म होगी। मान लीजिए इसके साथ मैंने क्या ऐड करा दिया, अल्फा, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा तब बात बनेगी। ठीक है, इसको मैं कर लेती हूं यहां B1, here C1, B2 C2, B3 एंड C3। स्पेस कम पड़ रहा था, क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को, मैंने इस रो को चूज किया, इस रो के एलिमेंट को मैं किसी कांस्टेंट यानी कोई अलग टर्म्स के साथ में क्या कर रही हूँ, ऐड करा रही हूँ। वो ऐड जो करा रही हूँ वो टर्म्स मैंने मान लिया अल्फा 1, यहाँ मैंने कंसीडर कर लिया बीटा 1 और यहाँ मैंने कंसीडर कर लिया गामा 1। ये 3 एलिमेंट्स मैंने टर्म्स को ऐड करा दिया। तो अगर ऐसा कहीं दिख रहा है कुछ एडिशन में, तो उस तरह की मैट्रिक्स जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है, सॉरी डिटरमिनेंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। कैसे होगा ये स्प्लिट, देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं फर्दर, आप इसे लिख सकते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस क्या होगा, एडेड होगा। देखो यहाँ पर लिखा होगा साफ साफ, द न्यू डिटरमिनेंट एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। कितने डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस होना है, सम करके दिखाना है, 2 टर्म्स में या मोर टर्म्स में। ठीक है, तो मैंने एक डिटरमिनेंट दिखा दिया, अब मैं दूसरा डिटरमिनेंट कैसे तैयार करूंगी, देखो दूसरा जो डिटरमिनेंट होगा वो ऐसे तैयार होगा, ये A1 B1 C1 वाला हो गया, इसके साथ क्या कनेक्शन है, किस चीज, कौन सी चीजें कनेक्टेड है, वो टर्म है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। इसको आप कैसे स्प्लिट करके लिखेंगे, इस तरीके से अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1।
Clear? And another row is similar, A2, B2, C2. Third is A3, B3 and C3. Clear? तो आपने देखा क्या कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है और वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि उसमें कुछ टर्म्स ऐड होके दिख रही हैं, अगर ऐसा दिखता है कि कुछ ऐड हुआ पड़ा है साथ में, तो आप उसे इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं टू पार्ट्स में। अब आप इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू यहां से निकालिए और डिटरमिनेंट की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? Our next property is if to any rows or columns, ठीक है, किसी डिटरमिनेंट का कोई रो या कॉलम मल्टीपल विद अ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर विद अनदर रो, विद कोई दूसरी रो के साथ कोई कांस्टेंट है जो मल्टीपल हुआ पड़ा है और वो किसी दूसरी रो के साथ ऐड हो जाता है, तो जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, डिटरमिनेंट्स की सेम रहती है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। एक ए डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है मैंने लिखे अल्फा 1, बीटा 1, सॉरी A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 and C3. These are the elements in the for the determinants. और क्या कहता है कि इस डिटरमिनेंट्स में क्या हो रहा है कि कुछ कांस्टेंट्स के साथ कुछ मल्टीपल है, ठीक है। क्या हो रहा है, इसके साथ कोई, मैं यहां देखिए क्या किया मैंने, इस R1 रो में मैंने ऐड कराया, ऐड जो कराया है वो क्या ऐड कराया है, कोई दूसरी या तीसरी रो को उठा के ऐड करा दिया। मैंने इसको उठा लिया A2 को, A2 यहां से B2, यहां से C2, ठीक है। बात समझ में किया क्या है, मैंने क्या किया, R1 में ऐड करा दिया। किसको ऐड कराया, किसी दूसरी रो को उठाकर ऐड कराया। देखो A1 में A2 ऐड कराया, B1 में B2 एंड C1 में C2। C1 में C2 ऐड हुआ, B1 में ये B2 ऐड हुआ, A1 में A2 ऐड हुआ। बट ये सिंपली जाके एज इट इज ऐड नहीं हुआ है। ऐड कराने से पहले मैंने क्या किया कि इसके एलिमेंट्स को, सेकंड रो के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कराया। और देख रहे हो C2 में भी k है, इस B2 में भी k है और इस A2 के साथ भी k है। तो ये जो कांस्टेंट के मल्टीपल होके जब ऐड होता है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को, डिटरमिनेंट को मैं कैसे रिजॉल्व करती हूँ, देखिए ये टू पार्ट में कैसे ब्रेक होगा और इसका जो आंसर होगा वो भी सेम ही आएगा। देखिए इस मैट्रिक्स को मैं कैसे स्प्लिट आउट करती हूँ। इसको मैं ऐसे लिख लूं, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है। प्लस अभी सिखाया था आपको इससे प्रीवियस प्रॉपर्टीज में। अब क्या होगा, अब इसको स्प्लिट, क्योंकि ये बीच में ऐड का साइन लगा हुआ है, जैसे ये एडिशन होगा ये अलग दूसरे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना डिटरमिनेंट के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये K A2, K B2 और ये वाला K C2। इस केस में मिलेगा आपको फिर से A2, B2, C2 और यहाँ A3, B3 एंड C3। तो आपने क्या देखा, ये जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी, ये दो रोज जो हैं वो आपस में क्या है, आइडेंटिकल है कि नहीं है। और अगर ये आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है। देखिए कैसे 0 होगा, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, क्लियर। प्लस जैसे ही यहां से K बाहर निकालेंगे आप, कितना बचेगा, यहाँ इसमें क्या होगा, A2 बच गया, B2 बच गया एंड C2। हियर अगेन A2, B2, C2, हियर A3, B3 एंड C3। आपने क्या देखा, यू कैन क्लियरली सी हियर, क्या देख सकते हैं आप कि जो ये R1 रो है वो किसके इक्वल हो गई, R2 के। और जब ऐसा हो जाए कि दो रो आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो वो आइडेंटिकल होने की वजह से इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के। तो ये होल डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो दिस डिटरमिनेंट प्लस 0। तो फाइनली जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, डेल्टा इज रिमेन्स सेम। जो नया डिटरमिनेंट होगा वो रिमेन्स सेम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप उसको तोड़ के दो भाग में बांट लेंगे और जब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे कि जो सेकंड पार्ट है वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका आंसर 0 और इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकला है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर।
आवर लास्ट प्रॉपर्टी इज, कहता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, sum of the products of the elements of rows, any row, elements of any rows or columns with their corresponding cofactors, sum of the product of the elements of any rows with their corresponding cofactors of elements of other row is zero. कैसे? Let's see इस बात को कैसे प्रूव करें। कहता है कि आप जब कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे A11, A12, A13 मिलेगा, 21, 22, 23, A31, A32, A33, इस तरह के उसके अंदर एलिमेंट होगी मैट्रिक्स के अंदर। अब जब कहता है कि सम करना है, किसका सम करना है? प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज, यानी किसी भी रो के एलिमेंट्स को आप पिक कर लीजिए। सपोज आपने क्या किया, इस एलिमेंट को उठा लिया, फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैंने उठाया हुआ है, तो मैंने लिख लिया A11, A12, A13, ठीक है। इसके साथ में क्या करने जा रही हूं? प्रोडक्ट कराने जा रही हूं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, दैट इज योर फर्स्ट रो के एलिमेंट को प्रोडक्ट कराना है, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ठीक है। अदर रो, दूसरी रो के साथ, अगर दूसरी रो के कोफैक्टर को अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स के साथ करा देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अगर मैंने R1 के एलिमेंट को उठाया है तो उसी के करस्पॉन्डिंग, यानी इसके करस्पॉन्डिंग माने ये भी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है मेरे पास उसके कोफैक्टर्स को लिखना है, यानी A21 लिखना होगा यहाँ, कैपिटल A, कोफैक्टर का मतलब कैपिटल A, A12 के करस्पॉन्डिंग A22, A13 के करस्पॉन्डिंग A कैपिटल A23, और ऐसा कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का कोफैक्टर उठाना है, तो इसका कोफैक्टर क्या होता है? यहाँ नेगेटिव होता है, इस केस में पॉजिटिव और इस केस में नेगेटिव। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द 0 आंसर। क्लियर? इससे पहले डिटरमिनेंट निकालने में भी यही चीज होती है, देखना, कंफ्यूज नहीं करना आप लोग। वहां क्या था? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, सिर्फ बात यहीं तक की गई थी। अगर उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को लेते हैं तब तो डिटरमिनेंट जो होता है आपको वैल्यू देता है वो, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, उसकी डिटरमिनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। बट अगर आप किसी रो के एलिमेंट को ले लेते हैं, एलिमेंट्स तो यहाँ के लिए बट कोफैक्टर दूसरी रो के उठा लिया आपने, ऐसा करेंगे तो आपको जो डिटरमिनेंट होगा वो हमेशा 0 रिजल्ट देगा। इसको और डेप्थ में समझेंगे जब हम लोग आपका एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, इनवर्स निकालना सीखेंगे, वहां पर इसको और हम लोग डेप्थ में जाके इस चीज को क्लियर करेंगे। आई थिंक आपको ये चीज बात यहाँ भी क्लियर हो गई होंगी कि किसी भी रो के एलिमेंट को लिया और कोफैक्टर किसी दूसरी रो का लिख लिया, और ऐसा करके जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। और जब हम किसी रो के एलिमेंट और उसी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को लिखते हैं, यानी A11 तो कैपिटल A11, A12 लिखेंगे और कैपिटल A12 लिखेंगे, फिर A13 लिखकर कैपिटल A13 अगर लिखते हैं और तब उनको सम कराते हैं तो वहां डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आती है, वहां डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। बट अगर हम एलिमेंट्स तो यहाँ के उठा रहे हैं और कोफैक्टर्स किसी दूसरी रो के उठा के लिख रहे हैं तो वहां पर उस केस में डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 हो जाता है, ठीक है।
Let's proceed to the exercise 4.2. Before that, pause the video and note it down.